भारत का स्वाधीनता संघर्ष या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इस संघर्ष की गाथा लिखी है बिपिन चंद्रा ने। बिपिन चंद्रा भारत के जाने माने इतिहासकार रहे हैं और बिपिन चंद्रा वैसे तो वामपंथी इतिहास शाखा से संबंधित रहे हैं, लेकिन इनकी जो बुक है ये भारत के स्वाधीनता संघर्ष या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडिया स्ट्रगल मूवमेंट, ये बुक इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पढ़ने और जानने और समझने के लिए द बेस्ट बुक मानी जाती है अभी तक। हालांकि अब इस समय मार्केट में और भी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, लेकिन इस किताब की बात अलग है। इस किताब को इन्होंने जो लिखा हुआ है कहानी के रूप में, कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो इस किताब का पहला अध्याय जो आज हम देखने जा रहे हैं वह है आपका 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है। हालांकि इसके नेचर को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभिन्नता है। शुरुआत की लाइन में ये लिखते हैं कि 11 मई 1857 दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उतर ही रहा था। जिंदगी हलचल अभी शुरू कर रही थी। तभी मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर शहर में पहुंचा। उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी का दफ्तर। उन्होंने उसमें आग लगा दी। कहना ये चाहते हैं कि 11 मई 1857 को दिल्ली से आए सिपाहियों ने, मतलब मेरठ से आए सिपाहियों ने दिल्ली में इस विद्रोह को प्रारंभ किया। सिपाहियों ने बादशाह को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर लें। बहादुर शाह को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया। शहंशाह हिंदुस्तान मतलब भारत का शहंशाह घोषित किया गया। शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया। इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके अभियान शुरू किया। कंपनी के राजनीतिक एजेंट, उनका नाम है साइमन फ्रेजर। कौन थे ये साइमन फ्रेजर? ये कंपनी के राजनीतिक एजेंट थे। सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। यानी कंपनी के सिपाहियों ने जब दिल्ली पर कब्जा किया तो इस कब्जा के दौरान कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इसमें मारे गए। सरकारी दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कब्जा कर लिया या उन्हें नष्ट कर दिया और इस तरह सत्ता के केंद्र प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। यानी 1857 के विद्रोह की शुरुआत वैसे तो मेरठ से हुई है, लेकिन मेरठ के इन सैनिकों ने दिल्ली पहुंचने के बाद बादशाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करने के उपरांत, चूँकि दिल्ली पहले भारत की राजधानी रही है उस समय, तो इसलिए ये दिल्ली को अपने कब्जे में लेकर अपने विद्रोह का ऐलान शुरुआत करना चाहते थे और उसके बाद इन्होंने अपने विद्रोह का ऐलान कर दिया। मेरठ का विद्रोह और दिल्ली पर कब्जा तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो पूरे उत्तर भारत और पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में या तो सिपाहियों और नागरिकों के बीच विद्रोह की तेज लहर चल पड़ी, लेकिन दक्षिण भारत इस सबसे बिल्कुल अलग थलग रहा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उसका वो उत्तर भारत
इसके अलावा है आपका पश्चिम व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में या मध्य भारत के हिस्सों में इसका प्रभाव रहा। दक्षिण भारत की अगर आप बात करेंगे, दक्षिण भारत में यह विद्रोह नहीं हुआ या इसका प्रभाव बहुत ही कम रहा। बंगाल पर इसका असर मामूली रहा। बहरहाल कंपनी के 2,32,254 सिपाहियों में से करीब आधी सिपाहियों ने अपनी अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया। कंपनी के कितने सिपाही थे? 2,32,000 और 224 सिपाही, 224 सिपाही थे। इन सिपाहियों में से करीब आधे ने अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया और सेना के उस आदर्श को फूंक मारकर उड़ा दिया जिसे बरसों के प्रशिक्षण और अनुशासन के जरिए उन्हें सिखाया गया था। तो यहाँ पर जो हमें ध्यान देने की बात है, वैसे इस वीडियो को आप आने जाते समय कहीं पर भी लगा के आप सुन सकते हैं। अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ पा रहे हैं समय के अभाव की वजह से, तो अपने खाली समय में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं डिस्कशन के, वो मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में विद्रोह का प्रभाव रहा। दक्षिण भारत में विद्रोह का प्रभाव नहीं था। लेकिन आज की जो रिसर्च है, ये बिपिन चंद्र साहब लिखते हैं, लेकिन बिपिन चंद्र साहब के बाद आज के जो इतिहासकार हैं, जो उसमें अभी जो अनुसंधान के द्वारा जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का ऐसा कोई कोना या क्षेत्र नहीं था जहां 1857 के विद्रोह का प्रभाव न रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में इसका प्रभाव ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की तुलना में भारत के इन हिस्सों में इसका प्रभाव ज़्यादा था। और इस विद्रोह में कंपनी के आधे भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा जो याद रखने की चीज़ है वह है बुरहानपुर की 19वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फैंट्री ने नए किस्म की इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और उसके बाद 34वीं रेजिमेंट के जवान मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। याद रखिएगा, इनका नाम है, और ये हैं कौन? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान, इनका नाम है मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। मुद्दा क्या था? मुद्दा था नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से मना करना। इस नए एनफील्ड राइफल की कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। सेना में पहले जो गन यूज़ होती थी, उस बंदूक का नाम था ब्राउस बैन गन। तो ब्राउस बैन गन को रिप्लेस करके एक न्यू टेक्नोलॉजी की, उस समय के हिसाब से नई तकनीकी की गन ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और इस नई टेक्नोलॉजी की गन को नाम दिया गया एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस जो प्रयोग की जानी थी, वह कारतूस एक विशेष प्रकार के रैपर में बंद रहती थी और उसे खोलने के लिए मुंह से लगाना पड़ता था। और उसे खोलने के लिए जब मुंह से लगाते थे तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ उसमें एक तरीके से ग्रीस होता था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म के नाश के लिए उत्तरदायी हो सकता था। क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों में ये मान्यता रही है, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है तो मुसलमानों के लिए सूअर निकृष्ट है, वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते। ऐसे में उसकी चर्बी से बने हुए ग्रीस को मुंह में लगाना और फिर बंदूक में कारतूस को फीड करना, ये उनके धर्म के साथ खिलवाड़ था। और ये खिलवाड़ अंग्रेजों ने जानबूझकर किया था। इससे आक्रोशित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो मंगल पांडे का नाम याद रखिएगा। अच्छा, मंगल पांडे के बाद इन्हें पकड़ लिया गया और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई।
फांसी देने के बाद इनकी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और इसके आगे 7वीं जो अवध रेजिमेंट थी, 7वीं अवध रेजिमेंट इसको भी भंग कर दिया गया, अवध रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश सरकार ने रेजिमेंट्स को भंग करके, सैनिकों को सप्रेस करके इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हालांकि वह सफल नहीं हो पाए, क्योंकि दिल्ली पर कब्जे के 1 महीने के भीतर ही विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्रों जैसे कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर बिहार, झांसी तक फैल गया। इन सब जगहों पर लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ गहरी नफरत थी। विद्रोहियों ने हर जगह अंग्रेज प्रशासन के पांव उखाड़ दिए। चूँकि विद्रोही सिपाहियों के पास अपना कोई नेता नहीं था, इसलिए उन्होंने स्थानीय सामंतों, नवाबों और राजाओं को अपने साथ लिया और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। ये लोग भी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों काफ़ी सताए जा चुके थे, इसलिए इनमें तो असंतोष था ही। वे विद्रोही सिपाहियों के साथ आ गए। यानी जो विद्रोह की शुरुआत की है सैनिकों ने, तो सैनिकों ने अपने नेता के रूप में किसे सामने रखा? उस समय के सामंतों को, जमींदारों को, राजाओं को, नवाबों को, उनको आगे रखा, उन्हें अपना नेता बनाया और उनके नेतृत्व में इस विद्रोह की आग को आगे बढ़ाते रहे। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को विद्रोहियों ने अपनी कमान संभाली। यानी इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि किस जगह पर नेता कौन था, तो याद रखिएगा कानपुर की बात अगर करेंगे तो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को विद्रोहियों ने अपनी कमान संभाली। अंग्रेजों ने नाना साहब को उत्तराधिकारी नहीं माना था और उन्हें पूना से निर्वासित कर दिया गया था, इसलिए वो इस समय कानपुर के पास पिठूर में रह रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व को संभाला, जहां अपदस्थ नवाब के प्रति लोगों में गहरी सहानुभूति थी। हजरत महल के बेटे बिरजिस कादिर ने वहां खुद को नवाब घोषित किया और अपना प्रशासन स्थापित किया। सारे महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमानों और हिंदुओं को नियुक्त किया गया। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने नेतृत्व संभाला। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के सिपाहियों की कमान संभाली। लाल डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को उनके पति का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और विलय की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उनके राज्य को छीन लिया गया था। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। लाल डलहौजी के द्वारा इस पॉलिसी को डिक्लेयर किया गया। इस पॉलिसी का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और इस पॉलिसी के द्वारा अंग्रेजों ने ये प्रावधान बनाया कि अगर किसी देशी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वह राजा किसी दूसरे के पुत्र को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं कर सकता। पहले अगर मध्यकाल में देखेंगे या प्राचीन काल में, तो ये परंपरा हमारे देश में सदैव रही है कि अगर कोई राजा निसंतान होता था तो अपने ही सगे संबंधियों या वो जिसे चाहे वो उत्तराधिकारी अडॉप्ट कर सकता था, उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकता था। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे गोद निषेध नीति या व्यापक सिद्धांत भी कहते हैं, इसके द्वारा इसको हड़प नीति भी कहते हैं, डलहौजी ने राजाओं को गोद लेकर उत्तराधिकारी मनोनीत करने से मना कर दिया और इस नीति के तहत रानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी अंग्रेजों ने हड़प लिया। इसलिए इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार किया और मार्च 1858 में उनके मैदान संभालने के बाद झांसी ने अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। इस पर काबू पाना अंग्रेज़ों के लिए वाकई बहुत कठिन साबित हो रहा था। कुल मिलाकर आप ये समझ रहिए कि कई क्षेत्रों में या कई इलाकों में, राज्यों में बड़े पैमाने पर इस विद्रोह की चिंगारी भड़कती रही। बंगाल की करीब सभी सैनिक छावनियों और बम्बई की कुछ छावनियों में इसने अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ मद्रास अछूता रहा। यानी साउथ इंडिया की अगर आप बात करेंगे, जहाँ पर विद्रोह का प्रभाव बहुत ही कम रहा,
तो उसमें मद्रास में जो रेजिमेंट थी सेना की, उस रेजिमेंट के सैनिकों ने इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। वहाँ सैनिक अपने अंग्रेज अफसरों के प्रति निष्ठावान बने रहे। अब इसका बदला आज के मद्रास के लोगों से मत लीजिएगा। उसमें चूँकि साउथ इंडिया के ऊपर अंग्रेजी शासन का प्रभाव और ईसाई धर्म का प्रभाव ज़्यादा था, इसलिए साउथ इंडिया में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा कम था, क्योंकि शुरुआत भारत में शासन की उन लोगों ने एंट्री वहीं से की थी, भारत का प्रवेश वहीं से इन्होंने किया था। और शायद यही कारण है कि वहाँ पर ज़्यादा इन लोगों ने उत्पात मचाया भी नहीं। इनका जो पूरा उत्पात रहा है उत्तर भारत में रहा है और बंगाल में रहा है, इसको इन्होंने दिल खोल कर लूटा है। तो जो आक्रोश रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके प्रति, तो इन्हीं क्षेत्रों में रहा है। और 1857 के विद्रोह में इन लोगों ने इन्हीं क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मद्रास में सिपाही अपनी सरकार के या ब्रिटिश सरकार के वफादार बने रहे। तो ये तो हमने आपको बताया कि किन किन जगहों पर किन किन नेताओं ने इस विद्रोह को संभाला। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस विद्रोह के कारण की चर्चा की है बिपिन चंद्रा जी ने, और उन्होंने कुछ कारणों का उल्लेख किया है। उसमें कहा गया है कि धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई थी लोगों की, सैनिकों की, और धार्मिक भावनाओं के आहत होने की वजह से भी सैनिकों ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया। टी.आर. होम्स ने लिखा है कि सिपाही जानता था कि चाहे जितनी भी कर्तव्य निष्ठा दिखाए, चाहे जितना बहादुर सैनिक बन जाए, उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन कभी नहीं मिलेगा, और 30 वर्ष की कर्तव्यनिष्ठ सेवा में भी अंग्रेज अफसर का मातहत होने से नहीं बच सकता। नहीं, उसको अंग्रेज अफसर के अधीन ही रहना होगा। अवध के सैनिकों ने जो विद्रोह में हिस्सा ज़्यादा लिया, उसके पीछे कारण ये भी है कि अवध का शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जहाँ पर सैनिक सेना में न हो। अवध के 75,000 कितने 75,000 सैनिक टोटल। मैंने कितनी आपको संख्या बताई थी? टोटल बताई थी 2,35,800, और इसमें केवल अवध से कितने थे? 75,000 सैनिक थे। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग भारतीय टोटल सैनिकों में से 1/3 सैनिक अकेले अवध से थे। इसलिए यह भी पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को अगर अवध का विद्रोह कहा जाए तो ये कहाँ तक उचित होगा। उसके बाद है कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर को छोड़कर बाकी सारे स्थानों पर सिपाहियों के विद्रोह के साथ साथ नागरिकों का विद्रोह भी शुरू हो गया। यानी अब इसमें देखते जाइए, सबसे पहले हमने क्या बताया कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। मेरठ के बाद सैनिक कहाँ पहुँचे हैं? दिल्ली पहुँचे हैं। दिल्ली के बाद क्या हुआ? 12 प्रमुख केंद्र, वहाँ पर सैनिकों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर विद्रोह किन किन क्षेत्रों में हुआ उसकी बात की गई। विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो सैनिकों ने की। किसने शुरुआत की? तो सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की। सैनिकों ने क्या किया? देखते जाइए। सैनिकों ने सबसे पहले बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया। बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया। और बहादुर शाह जफर के अलावा सैनिकों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नवाबों, सामंतों, जमींदारों को अपना नेता बनाया। सामंतों को अपना नेता बनाया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये लोग नेता बनने के लिए तैयार क्यों हो गए? क्योंकि इनको भी एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। इस विद्रोह के माध्यम से इनको ये लगा कि अगर विद्रोह सफल हो गया तो हमारी जागीरें हमें वापस मिल जाएंगी, और हमारा जो प्रभाव पहले रहा है ब्रिटिश के पहले, वो प्रभाव हमारा फिर से स्थापित हो जाएगा। तो ये लोग भी विद्रोहियों के साथ हो गए। फिर एक नई चीज़, एक नई कड़ी इस विद्रोह में जोड़ने जा रही है, उसकी बात होने जा रही है, और वह है नागरिकों का विद्रोह में शामिल होना। शुरुआत कहाँ से हुई? सैनिकों से हुई। फिर उसके बाद कौन शामिल हुआ? सामंत, जमींदार, शहंशाह हिंदुस्तान। और उसके बाद नागरिकों की एंट्री हुई है विद्रोह में। और नागरिक कहाँ शामिल नहीं हुए? केवल मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर सिपाहियों के विद्रोह के साथ साथ नागरिकों का विद्रोह भी हुआ है।
नागरिकों का विद्रोह क्यों हुआ? जाहिर सी बात है कि जब सैनिक परेशान थे ब्रिटिश शासन से, राजा और सामंत परेशान थे ब्रिटिश सरकार से, तो आम जनता ब्रिटिश सरकार से कोई खुश तो नहीं रही होगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के कारनामे कोई ऐसे नहीं थे कि आम जनता के प्रति वो बड़े उदार रहे हों, या उनकी क्यों नीतियां जो रही हैं ब्रिटिश सरकार की वो पूरी तरीके से दमनकारी नीतियां रही हैं, और दमनकारी नीतियों की वजह से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनता के अंदर आक्रोश का होना स्वाभाविक था। और इसलिए अब नागरिक भी विद्रोह में शामिल हो गए। सबसे पहले कौन शामिल हुआ? तो सबसे पहले सैनिकों ने शुरुआत की। सैनिकों के बाद जमींदारों ने, सामंतों ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया, जनता तक पहुंचाया, और जिसके बाद नागरिक इस विद्रोह के भाग बन गए। ये लिखना चाहते हैं बिपिन चंद्रा साहब। उसके बाद इन्होंने कुछ और जगहों की बात की है कि विद्रोह कहाँ कहाँ पर आगे बढ़ा। बरेली की बात करते हैं, और बरेली के बारे में बताते हैं कि खान बहादुर खान मुगल सम्राट के नाम पर शासन चला रहे थे, और यहाँ पर भी जब खान बहादुर खान ने विद्रोह की कमान संभाली नेता के रूप में, तो मजबूती के साथ वह इस विद्रोह को आगे बढ़ा रहे थे। और बरेली में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और खान बहादुर खान मुसलमान थे, तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर जनता को खान बहादुर खान के विरुद्ध धर्म के आधार पर करने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गए और उनकी ये कोशिश नाकाम रही। और खान बहादुर खान ने बड़ी कुशलतापूर्वक इस विद्रोह का संचालन किया। और विद्रोह के बारे में लॉरेंस ने लिखा है कि अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। इनके इस कोटेशन का क्या मायने अभी हम डिस्कशन करके आपको बताएंगे। जॉन लॉरेंस क्या कहते हैं? जॉन लॉरेंस कहते हैं कि विद्रोहियों में मैं अभी जो जिक्र कर रहा हूँ वह केवल बिपिन चंद्रा के द्वारा 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जो बातें लिखी गई हैं मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। अभी इस चैप्टर को संक्षेप में समराइज़ करके एक बार फिर से मैं आपको सामने रखूँगा, जो बिपिन चंद्र साहब के अलावा इसका विश्लेषण किया गया है उस संदर्भ में। लेकिन अभी केवल जो इन्होंने जिक्र किया, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस विद्रोह को आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने जॉन लॉरेंस के कोटेशन का जिक्र किया है। और जॉन लॉरेंस क्या कह रहा है? जॉन लॉरेंस ये कह रहा है कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके अनुसार विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता नहीं था, और ये विद्रोह की असफलता का एक कारण था। सबसे पहले दिल्ली का पतन हुआ 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया। और दिल्ली पर कब्जा विद्रोहियों ने भी किया था पहले, अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली को 20 सितंबर को अपने कब्जे में ले लिया। और एक लंबी और घमासान लड़ाई के बाद हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए बहादुर शाह को पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उसको बर्मा भेज दिया गया। चूँकि दिल्ली ही विद्रोहियों की एकमात्र आशा थी, इसलिए उस पर अंग्रेज़ों का कब्जा होते ही विद्रोह की रीढ़ टूट गई। ब्रिटिश सैनिक सत्ता के एक के बाद एक सभी केंद्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और झांसी की रानी मर्दानी के साथ अंत तक लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में 17 जून 1858 को झांसी की रानी कब मारी गई? तो 17 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हुई। और हीरोज ने लिखा है कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यहाँ पर महिला या स्त्री जाति के लोग मतलब नाराज ना हो, क्योंकि ये मेरी लाइन नहीं है, ये हीरोज की लाइन है। और हीरोज ने एक तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि मर्द का मतलब बहादुर, और वो बहादुर मान रहा है रानी लक्ष्मीबाई को, और वह कहता है कि उनके अलावा इस विद्रोह में और कोई बहादुर नहीं था। नाना साहब ने समर्पण करने से मना कर दिया और वो 1859 के शुरू में नेपाल चले गए। नाना साहब कहाँ चले गए?
1859 के शुरू में नेपाल चले गए और उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है। वैसे भी नेपाल आप समझ लीजिए कि इस विद्रोह में ब्रिटिश सरकार के साथ था। वहाँ पर उस समय का प्रधानमंत्री था जंग बहादुर राणा। आप जंग बहादुर राणा को वो संसदीय प्रधानमंत्री मत मानिए, वो राजा का प्रधानमंत्री था, लेकिन उसका प्रभाव था पूरी तरीके से, और उसने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया है, न कि भारतीयों का साथ दिया है। उन्हें आशा था कि फिर अंग्रेज़ संघर्ष छोड़ देंगे। उसके बाद ये लड़ाई चलती रही गुरिल्ला वार के रूप में, लेकिन एक के एक बात सारे जो विद्रोही नेता थे वो मौत के घाट उतार दिए गए और ये विद्रोह पूरी तरीके से कुचल दिया गया। कुचलने के बावजूद क्या इस विद्रोह का कोई महत्व तो है भारतीय इतिहास में? तो इसे हम देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण विद्रोह मान सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनमानस का, राजाओं का, सामंतों का, सैनिकों का ब्रिटिश सरकार के विरोध में पहला सशक्त विद्रोह था। इसे इसलिए हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसके नेचर को लेकर मतभेद जरूर है कि इसको क्या कहा जाए, इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाए या धर्म युद्ध कहा जाए या स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, लेकिन इन सब के बावजूद ये जो भी रहा हो इसका चरित्र, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी और बड़े पैमाने पर भारतीयों को संगठित किया। और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत है वो हम देख सकते हैं कि उसका बीजारोपण इस विद्रोह के माध्यम से हो गया। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि अगर ये विद्रोह सफल हो जाता तो शायद भारत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि भारत फिर से सामंतों, जमींदारों और महाराजाओं के जाल में फंस जाता। तो वो एक अलग दृष्टिकोण है इतिहासकारों का, लेकिन इसके बावजूद इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है कि कैसे भारत के वे लोग जो ब्रिटिश सरकार की नज़रों में काफ़ी दबे कुचे और कमज़ोर थे, वो सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करने में सफल हो गए। तो बिपिन चंद्र साहब ने अपने इतिहास लेखन में इस चैप्टर को वैसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, क्योंकि इनका जो मेन फोकस है, ये जो किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, ये स्वतंत्रता संघर्ष के कांग्रेस का जो चरण है राष्ट्रीय आंदोलन का, उस चरणों को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट किया है। 1857 के विद्रोह से इन्होंने शुरुआत जरूर की है, लेकिन इस विद्रोह पर इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है या इस किताब में इस विद्रोह का ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है। तो इस विद्रोह के संदर्भ में मैंने जो आपके सामने जो पॉइंट्स रखे हैं वह केवल इस किताब के माध्यम से जो प्रस्तुत किया गया है, मैंने केवल उसी को आपके सामने रखा हुआ है। वैसे इस विद्रोह का अध्ययन हम कई बिंदुओं में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस विद्रोह के कारण क्या थे, किन कारणों से विद्रोह हुआ। तो इन कारणों में हमें अनेक कारण दिखाई पड़ते हैं विद्रोह के। सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्रोह क्यों हुआ। तो विद्रोह, कोई भी विद्रोह हो, अगर वो होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है असंतोष। असंतोष, और यहाँ पर असंतोष है। इस असंतोष के कई सारे कारण थे और इन कारणों में इनको हम बांटते हैं राजनैतिक कारण। राजाओं में, नवाबों में, सामंतों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था और इस सारे आक्रोश को हम देखते हैं राजनीतिक कारणों में। और इसी में हम गोद निषेध नीति को भी देखते हैं कि गोद निषेध नीति के द्वारा कई सारे राज्य हड़प लिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक कारण। भारत वैसे सदैव धर्म प्रधान देश रहा है और आज कल तो कुछ फिर से धर्म प्रधान बनने की दिशा में अग्रसर है। अब ये अच्छा है या बुरा है मैं नहीं बता सकता इसके संदर्भ में, लेकिन ये मुद्दा हमेशा इस देश में हावी रहा है, धर्म। और ब्रिटिश सरकार ने भारत के धार्मिक मामलों में जो दखल दिए थे, ऐसी नीतियों का निर्माण किया था जिसको भारत के लोगों ने अपनी धार्मिक नीतियों में प्रहार माना। जैसे सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना, और भी ऐसे कई सारे कार्य थे ब्रिटिश सरकार के जो भारत के धार्मिक मामलों में सीधे सीधे दखल देते थे। तो इन कारणों से की वजह से भी लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी थी सरकार के प्रति। इसके अलावा सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में देखेंगे आप, भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच में काफ़ी अंतर रखती थी ब्रिटिश सरकार। इसके अलावा सैनिक कारण है, सैनिकों में काफ़ी आक्रोश था, उनका वेतन कम था
और कोई भी सैनिक चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो वो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही रहता था। तो ये सारे कारण थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है उसे तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रकरण, यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चर्बी वाले, इसलिए इसको तात्कालिक कारण कहते हैं, चर्बी वाले कारतूसों का प्रकरण। तो सबसे पहले इस विद्रोह का अध्ययन करते हैं कि कारण क्या थे, किन कारणों से विद्रोह हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं इस विद्रोह के नेचर को लेकर, इसका स्वरूप क्या था, कि इस विद्रोह को क्या कहा जाए। तो आज के संदर्भ में मैं कंक्लूजन आपको बता दूं। कंक्लूजन में ये निष्कर्ष हम निकालते हैं कि ये विद्रोह न तो राष्ट्रीय विद्रोह था, लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह से कम भी नहीं था। राष्ट्रीय क्यों नहीं था? क्योंकि ये पूरे देश में नहीं हुआ। लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह से कम इसलिए भी नहीं था क्योंकि अनेक स्थानों पर जनता ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इस विद्रोह के स्वरूप को लेकर भी काफ़ी चर्चा की जाती है। फिर बात की जाती है कि विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो जैसा कि अभी बिपिन चंद्रा साहब की बुक से ही मैंने आपको बताया कि विद्रोह असफल इसलिए हुआ क्योंकि विद्रोह में कोई कुशल नेता नहीं था। इसमें वे लोग शामिल थे नेतृत्व करने में जिनको काफ़ी लंबे अरसे से नेतृत्व का अनुभव समाप्त हो गया था, जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं रह गई थी। अब चाहे नाना साहब हों, चाहे आपके बहादुर शाह जफर हों, चाहे वह कुंवर सिंह हो, तो ये काफ़ी समय पहले ही अंग्रेज़ों के द्वारा फ्यूज़ कर दिए गए थे, न्यूट्रल कर दिए गए थे, जनता से दूर कर दिए गए थे। इनको नेतृत्व गुण इनके अंदर नहीं रह गए थे। तो ये जनता को या सैनिकों को कैसे लीड कर पाते? तो कोई योग्य नेता नहीं था, ये ब्रिटिशर्स खुद कहते हैं। और भी कई सारे कारण थे कि संगठित नहीं था, एक साथ पूरे देश में नहीं हुआ, रिसोर्सेस नहीं थे, तो वो एक अलग विषय है स्टडी का। उसके बाद है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, इस विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि विद्रोह तो असफल हो गया, ये सफल तो हुआ नहीं। तो क्या ये यूजलेस था? तो ऐसा भी नहीं कि यूजलेस था। इसने एक तरीके से भारत में स्वाधीनता संग्राम की नींव रखी है और इसी नींव पर आगे लड़ाई लड़ी गई है और भारत को आज़ादी प्राप्त हुई है। तो फिलहाल इस चैप्टर में जो मैंने डिस्कस किया वो केवल बिपिन चंद्रा माध्यम की जो बुक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उन्हीं के द्वारा बताए गए मेन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये आपके लिए कारगर होगी और आगे हम इनकी बुक में दिए गए सारे चैप्टर्स को इसी प्रकार से एनालाइज करेंगे और इसके जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपके सामने रखते जाएंगे। उम्मीद है कि जब इसकी ये पूरी श्रृंखला तैयार हो जाएगी तो आपके लिए काफ़ी कारगर होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।